सर नारायण जी के समय में मैं किसी भी समय में ऐसी स्थिति में था कि भाजपा के साथ मिल करके सरकार बना लेता। नहीं, इसका तो ये मतलब है कि उन्होंने कांग्रेस के जो आला कमान है उनको धनबल का प्रलोभन दिया। मेरा ये नहीं, यही मतलब निकलता है धनबल का। तो पर सीएम नहीं बनाया उन्होंने आपको। मैंने कहा ना कि कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं। बने बनाए खेत में या बनी बनाई खीर में आप चम्मच चलाने आ गए करके 14 में भले ही जूठे पत्तल में बैठना पड़ा, लेकिन जो है अवसर मिला। मतलब हरीश रावत के खिलाफ धोखेबाजी हो गई, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। जो तिवारी साहब की एंट्री कैसे हो गई जब आपको कमिट कर दिया गया था कि आप सीएम पद के लिए तैयार रहिए? देखिए, तिवारी जी के आंसू बहुत ताकत रखते थे और उनके आंसू 2007 में भी हमको बहा ले गए। आपके चेले चपाटे थे मतलब ये? एक साथ था ना। सोनिया जी जितना सम्मान आपको देती थी उतना सम्मान शायद राहुल गांधी जी आपको नहीं देते हैं। सत्यता ये है कि जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन हरिद्वार की तरफ जा रहा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से अल्मोड़ा में हो गया। और अब भी अंगूर खट्टे ही हैं उनके लिए जो है। जिन्होंने अपनी संसदीय सीटें भी बदली हैं और विधानसभा की सीटें भी बदली हैं, मतलब पहले आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से लड़ते थे, वो रिजर्व हो गई तो आप हरिद्वार से सक्रिय हुए, हरिद्वार से चुनाव जीते, फिर आप एक चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भी लड़े। अब आप ये ऐसा क्यों, एक सीट पर आप क्यों सक्रिय हमेशा नहीं रहे? आपने बता दिया कि हरिद्वार एक सीट है जहां पर आपकी सक्रियता है, लेकिन क्या आपको टिकट मांगना पड़ेगा या पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है, अब आप प्रचार करेंगे? लोगों ने षड्यंत्र करके समीकरण मेरे विपरीत बनाने की कोशिश की। शकुनी मामा होते हैं, तो एक शकुनी मामा यहाँ आ गए थे। कौन थे? नाम तो बताइए सर। किसी पोजीशन में आ गए थे। हाँ। वो निरंतर मेरे खिलाफ लीडरशिप को भरते रहते थे। पुराना सिक्का हो गया तो कुछ घिस भी जाता है, तो मैंने मान लिया कि मैं मेरे प्रति जो लोगों का प्रेम था वो थोड़ा घिस गया, पुराना पड़ गया। मैंने कहा नेता और अनुयायी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, भक्त और भगवान के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। आप सोनिया जी भगवान है, आपने उनको भगवान बना दिया। को क्या कह दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए शपथ लेने की? वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं थ्रेटनिंग वॉइस में कहते थे कि यदि करना है तो और आपको थ्रेटनिंग वॉइस पसंद नहीं थी। 2002 में आपने टिकट बांटे, 2007 में भी आपने टिकट बांटे होंगे जब सोनिया जी का नेतृत्व रहा है, और 2022 के चुनाव में आप अपने टिकट के लिए भटक रहे थे कि मैं लाल कुआं से लड़ूं, किच्छा से लड़ूं या रामनगर से लड़ूं। मतलब सतपाल महाराज जी आपसे नाराज़ हुए, विजय बहुगुणा जी आपसे नाराज़ हुए, किशोर उपाध्याय जी आपसे नाराज़ हुए, मतलब पूरा का पूरा एक टीम नाराज़ हुई। फिर आपके सबसे करीबी थे रणजीत रावत साहब, वो भी नाराज़ हो गए। आप उनकी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आपने दावेदारी पेश कर दी। ऐसा ही आप ही से क्यों सारे लोग नाराज़ हो गए कांग्रेस से? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सर्दियों की गुनगुनी धूप अब जा रही है, तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। ना सिर्फ मौसम की तपिश बढ़ रही है बल्कि राजनीतिक गर्मी भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम राजनीतिक दल, तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम पदाधिकारी और तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरीश रावत साहब, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री रहे रावत साहब से आज हम कई सवालों पर सीधी चर्चा करेंगे। रावत साहब, पहली बार हमारे चैनल पर आप आज जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। जी बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसी तैयारी है सर? बाकी बातें शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहता हूं वर्तमान में क्या तैयारी है कांग्रेस की और आपकी विशेष रूप से? तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र बचाने की है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर की परंपराओं को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम पूरी शक्ति लगा करके पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं। संगठन भी काम कर रहा है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी सक्रिय हूँ। आप कहाँ पर सक्रिय हैं? मतलब आपकी भूमिका को हम कहाँ देखें इस चुनाव में? अगले 2 महीने में आप कहाँ सक्रिय रहेंगे? देखिए, मैं वैचारिक रूप से और संवाद के रूप में तो पूरे राज्य देश भर में सक्रिय हूँ,
लेकिन जहाँ मैं अपने भौतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ वो देहरादून और हरिद्वार है, जहाँ ज़्यादा उपस्थिति मेरी दर्ज है। और विभिन्न प्रकार के मैं कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता हूँ, जिनसे जो जनता के सवाल हैं उन सवालों के साथ हमारा जुड़ाव बना रहे, वो हमारा जुड़ाव दिखाई दे। तो आप हरिद्वार और देहरादून में सक्रिय हैं, इसको हम कैसे समझें कि हरिद्वार संसदीय सीट में सक्रिय हैं आप, मतलब चुनाव लड़ने के लिए सक्रिय हैं या चुनाव लड़वाने के लिए सक्रिय हैं? ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लड़ने की बात तो पार्टी निर्णय करेगी। एक स्तर आने के बाद जो है आप अपने हाथ से निर्णय नहीं कर सकते, पार्टी को करना होता है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी सोच को, मेरे काम को, मेरे संपर्कों को, सबको आगे ले चल सके, यदि वो आए तो मैं और उत्साहित होकर के काम करूँगा। अच्छा सर, एक आप ही शायद ऐसे नेता होंगे, मुझे हाल फिलहाल का इतिहास तो याद है और ज़्यादा पुराना तो नहीं, जिन्होंने अपनी संसदीय सीटें भी बदली हैं और विधानसभा की सीटें भी बदली हैं। मतलब पहले आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से लड़ते थे, वो रिज़र्व हो गई तो आप हरिद्वार से सक्रिय हुए, हरिद्वार से चुनाव जीते, फिर आप एक चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भी लड़े। अब आप ये ऐसा क्यों, एक सीट पर आप क्यों सक्रिय हमेशा नहीं रहे? ये सवाल दोनों संदर्भों में है, मतलब विधानसभा के संदर्भ में। ये बड़ा गूढ़ सवाल है। दो तरीके के बदलाव होते हैं, आप अपनी सीट दो कारणों से बदलते हैं। एक तो जो पुरानी सीट है उससे आप सुनिश्चित नहीं होते कि जीतेंगे, तो वहाँ के बजाय आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरी सीट में चले जाते हैं। और फिर दूसरी, जब वो भी आपको लगता है कि आपके प्रति उतनी वो नहीं रह गई है, प्रेमी नहीं रह गई है, तो अब कहीं और चले जाते हैं। मैं मजबूरी में, मैं अल्मोड़ा में डटा रहा, लेकिन जब आरक्षित हो गई सीट तो आरक्षण के बाद जो है पार्टी ने मुझसे कहा हरिद्वार में लड़ो, मैं हरिद्वार। आरक्षित जब सीट हो रही थी तो आपने विरोध दर्ज नहीं कराया कि आरक्षित कोई और सीट भी हो सकती थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से? मैं एक आज़ादी के बाद पहली बार किसी शिल्पकार, दलित वर्ग के व्यक्ति को अल्मोड़ा से अवसर मिलने जा रहा था, तो मेरे लिए वो उपयुक्त नहीं था कि मैं उस पर लड़ता। सत्यता ये है कि जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन हरिद्वार की तरफ जा रहा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से अल्मोड़ा में हो गया। तो मैं, लेकिन फिर मुझसे कहा गया हरिद्वार लड़ो, तो मैं हरिद्वार लड़ा। हरिद्वार के लोगों को बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने मुझे विजयी बनाया। विधानसभा में 2017 में तो मेरी गलती थी। मुझे कई जगहों से निमंत्रण थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि धारचूला तो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए सीट थी। केदारनाथ से भी आमंत्रण था और जगहों से भी आमंत्रण था, लेकिन मैंने चुनौतीपूर्ण सीटें छांटी जहां कांग्रेस जीत नहीं रही थी, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण, और अंतिम क्षणों में निर्णय लिया। वो मेरे राजनीतिक, जिसको कहेंगे दैट वाज द रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन। कई लोग ये जजमेंट, जो अति आत्मविश्वास मैंने दर्शाया, उसका परिणाम रहा। और मैं हरिद्वार तो जा ही नहीं पाया था चुनाव प्रचार के लिए, किच्छा भी मैं नहीं जा पाया। मैं प्रदेश भर में चुनाव प्रचार करता रहा, और उसमें जो है किच्छा में तो मैं 2-2.5 हज़ार वोटों से हारा, तो चुनाव में पराजय मिल गई। जहाँ तक लालखुआ का इस सवाल है, मैं 2022 में लड़ना नहीं चाहता था, और मैंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरे चुनाव लड़ने से थोड़ी प्रतिद्वंदिता पार्टी के अंदर बढ़ रही थी। कई लोग, जिनको लगता था कि हम स्वाभाविक दावेदार हैं, अब कई लोग हैं जिन लोगों ने राजनीति उत्तर प्रदेश के दशक से शुरू की थी, अब उनके दिमाग में भी आता था कि हम लगातार जीत भी रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं। और ये हरीश रावत का, कौन लोग थे ऐसे जिनको प्रतिद्वंदिता महसूस हो रही थी? बहुत सारे ऐसे कई लोग। बताइए सर नाम, मतलब अब तो मतलब बात पीछे हो गई, आगे निकल गए हम। कई लोग थे, कुछ बल्कि 1-2 लोग तो जो है जल्दबाजी में वो दूसरी पार्टियों में चले गए,
फिर बल्कि एकाध तो उनमें से एकाध दो तो लौट भी आए, लेकिन लोगों के दिमाग में रहा कि यार इसके रहते नहीं होता। हाँ, तो चले गए। और मैं तो कुछ नाम 2022 में ये सोचा कि ये प्रतिद्वंदिता खत्म हो और साथ साथ कांग्रेस जीते, तो मैं चुनाव प्रचार का काम करूंगा। और मुझे पार्टी ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया था। 52 सीटों का डिसीजन हो गया। जब 18 सीटों के डिसीजन पर बात आई तो अचानक हाईकमांड की तरफ से, हाईकमांड मतलब जो लोग इलेक्शन मैनेज कर रहे थे उनकी तरफ से ये आया कि आपको चुनाव लड़ना है। अरे भाई, मैंने कहा आप कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जहाँ मुझको निमंत्रण दे रहे थे लोग, बल्कि हरीश धामी जी जब नॉमिनेशन करने जा रहे थे धारचूला में, तब भी उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ लड़ने आइए, या यहाँ लड़िए या डीडी हाट लड़िए, बगल में जो है, और लड़िए। मैंने कहा भाई मैंने मना कर दिया। मैंने कहा 2-3 जगह से बात थी, मैं वहाँ मना कर चुका हूँ, वहाँ नॉमिनेशन हो गए हैं, अब तो कोई सवाल पैदा उनसे कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कहाँ हो सकता है? मुझे कहा नहीं, लड़ना पड़ेगा, लड़ना है। तो मैंने फिर बहुत विचार करने के बाद 2 सीटों पर कहा। मैंने कहा एक तो रामनगर है जो मेरी स्वाभाविक सीट है, मेरा बड़ा आकर्षण है रामनगर के प्रति और मेरे संपर्क भी है। मैंने कहा तो रामनगर से लड़ा दीजिए या कानपुर से लड़ा दीजिए। कानपुर में मेरे बेटे ने काम किया है, वीरेंद्र रावत ने, और कोरोना काल में काम किया है, अपने को रिस्क में डाल के काम किया है और बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति और समर्थन अपने लिए पैदा कर दिया था। मैंने कहा मैं उससे हाथ जोड़ लूँगा, वो दावेदार है वहाँ से। मैंने कहा मैं वहाँ से लड़ लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कानपुर तो हम निर्णय कर चुके हैं। मैंने कहा भाई तो 18 नहीं 17 सीटों पर निर्णय करना है। बोले यही मान लीजिए, कानपुर तो डिसीजन हो चुका है। मैंने कहा भाई रामनगर, तो रामनगर पार्टी ने कृपा की, कहा रामनगर से लड़ लीजिए। जब मैं नॉमिनेशन की तरफ बढ़ रहा था तो फिर मेरे पास मैसेज आया कि नहीं आपको लालकुआ जाना है। मैंने कहा भाई लालकुआ में तो मैंने सोचा ही नहीं, और लालकुआ मैंने कहा स्वाभाविक रूप से मुझे सूट भी नहीं करती है, क्योंकि कई कारण हैं। मैंने कहा राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण नहीं करना चाहता। और फिर मैंने कहा आप वहाँ उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। तो मुझे सब ने आश्वस्त किया, कहा नहीं सबसे बात हो गई है, सब लोग जो है वहाँ फैलाए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाइए। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि कुछ लोगों ने दबे मन से माला दी, जिंदाबाद अपनी पसंद के उम्मीदवारों की कर रहे हैं, और लेकिन बहरहाल मेरे लिए खड़े थे। लेकिन जिस महिला के लिए मैं बहुत चिंतित था, मैंने कहा भाई जिनको दे दिया, एक महिला के टिकट काट करके मुझको क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मेरे ऊपर एक कलंक मत लगाओ। लेकिन जब पार्टी कहा नहीं वो खुद चाह रही है और झगड़े का समाधान हो रहा है, आप लालकुआ जाए, झगड़े का समाधान हो रहा है। जब मैं वहाँ गया तो झगड़ा और बढ़ गया ना, वो लड़की तो अकड़ गई, उसने कहा नहीं वो तो बाल फैलाए खड़ी हो गई। तो मैंने पार्टी को कहा, मैंने वहीं से मैसेज किया, बल्कि यशपाल आर्य जी भी थे मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा, मुझे धोखा दिया आप लोगों ने। मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ फाइल नॉमिनेशन। कल मुझे बता दीजिए किसको दे दूँ बी फॉर्म। मतलब हरीश रावत के खिलाफ धोखेबाजी हो गई, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। जो टिकट बांटते थे, धोखेबाजी नहीं हुई, उनका भी कुछ विश्वास रहा होगा। पर सर हरीश रावत जाएगा तो सब मान जाएंगे। पर एक सवाल, लेकिन अब पुराना सिक्का हो गया तो कुछ घिस भी जाता है। तो मैंने मान लिया कि मैं मेरे प्रति जो लोगों का प्रेम था वो थोड़ा घिस गया, पुराना पड़ गया। तो नहीं माना तो नहीं मानी। तो मैंने मैसेज किया, तो अंतोगत्वा पार्टी के ने कहा इट मीन्स आवर इलेक्शन इज फिनिश्ड, we will say हरीश रावत है ran away from लालकुआ। और ये तो सारे प्रदेश के कैंपेन को, और कल नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। तो उनसे ना कहने के बाद सुबह मैंने विचार किया, मैंने कहा नो, नाउ आई हैव टू टेक द चैलेंज। मुझे पार्टी के लिए चैलेंज लेना, और मैं पहले दिन से जानता था कि मैं हार रहा हूँ वहाँ। अच्छा, 2022 में आपको मालूम था कि आप हार रहे हैं? 2017 में अंदाजा था कि आप हार रहे हैं? बिल्कुल नहीं था। वो मेरे अति आत्मविश्वास का परिणाम था क्योंकि किच्छा में समीकरण पूरे मेरे पक्ष में थे, और
कांग्रेस भी मेरे पक्ष में थी और हरिद्वार ग्रामीण के अंदर लोगों ने षड्यंत्र करके समीकरण मेरे विपरीत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरीके से मैंने काम किया था, मेरी बेटी ने भी वहाँ काम किया था जिसका उसको रिवार्ड भी मिला, वो वहाँ से चुनाव जीती 2022 के अंदर, तो मैं ये समझता था कि हरिद्वार ग्रामीण जो है मेरे साथ रहेगा। मेरे पास जब मैं मुख्यमंत्री था उस कालखंड में 50% लोग हरिद्वार के आते थे मिलने, और हरिद्वार के 50% में 75% हरिद्वार ग्रामीण के लोग होते थे, महिलाएं पुरुष। तो मेरे साथ उनका व्यक्तिगत संपर्क इतना था, मैं समझता था कि वो व्यक्तिगत संपर्क जो है मेरी ताकत है, लेकिन वो मेरा अति आत्मविश्वास, आप इसको आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, मजबूरी भी कह सकते हैं। मैं चुनाव प्रचार में रहा, मैं गया ही नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा दुख कब हुआ, मतलब 2017 में बतौर चीफ मिनिस्टर लूज़ कर जाना, या 2022 में जब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को हरा देगी और बिल्कुल जीत की दहलीज पे थी और वो मत प्रतिशत भी बहुत 5% बढ़ा दिया था कांग्रेस ने अपने प्रचार से, ज़्यादा दुख कहाँ पर महसूस हुआ आपको? मुझे 2022 में ज़्यादा दुख महसूस हुआ। 2017 में हार का कारण मैं था, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया था। और मेरा निर्णय था, किसी और का निर्णय नहीं था। मैं किसी के ऊपर, ये अलग बात है कि मेरे खिलाफ जिसको निर्दलीय खड़ा करवाया गया था, तो यह बसपा से कहाँ से खड़ा करवाया गया था, वो षड्यंत्रपूर्वक करवाया गया। हरिद्वार ग्रामीण वो व्यक्ति खुद वापस लेना चाहता था। जिस व्यक्ति ने वापस लेने की गारंटी वह रखी थी, वो लास्ट तक भी मुझको कहता रहा कि वो वापस ले रहा है, और बस अभी ले रहा है। जब आखिरी घंटा रह गया था, मैंने कहा भाई आप तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा उसने नहीं लिया। तो होता है राजनीति के अंदर, होता है अपनी अच्छा सर, होती है राजनीति की। तो कुछ 2007 जिन पर मैंने विश्वास किया वो हो सकता है कि उनका कुछ और सोच रही होगी, मगर 2022 में मुझे ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मैं परिस्थितियों का शिकार हो गया। मैं जीत सकता था और सरलता से जीत सकता था। एक बात ये आती है सर, 2017 की हमने बात करी, 2017 से ठीक 1 साल पहले मार्च के महीने में जब बगावत हुई पार्टी के भीतर, तो क्यों आपसे लोग नाराज़ हो गए? 1-2 नहीं, मतलब 10-11 लोग, जिसमें कैबिनेट मंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो सारे लोग आपसे नाराज़ क्यों हो गए? क्योंकि हार के लोगों ने कहा कि हारने का एक कांग्रेस की हार का बहुत बड़ा कारण ये था। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 2 साल में वो इतने? जी, खुल के बताइएगा सर। हम निश्चित जीत की तरफ बढ़ रहे थे और भाजपा ने मान लिया था कि उत्तराखंड हमारे हाथ से फिर निकल रहा है। अमित शाह जी यहाँ आए थे, वो अपने लोगों को कुछ मंत्र भी दे करके गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि एन प्रकार हमारे से जो पहले के व्यक्ति मुख्यमंत्री थे, उनको जिन परिस्थितियों में जाना पड़ा, वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बताइए सर, क्यों जाना पड़ा उनको? जो भी परिस्थितियाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चला रहे थे, लापरवाह थे, करप्शन ज़्यादा हो गया था, केदारनाथ को लेकर के जो कुछ, और जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई और सब उसको लेकर के पार्टी हाईकमांड में और भी कुछ कारण थे। तो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि वो चिंतित हैं अपने आगे के भविष्य को लेकर के। तो मैंने उनके लिए राज्यसभा का अनुरोध किया, लेकिन पार्टी लीडरशिप को मैं कन्विंस नहीं कर पाया कि उनको दिया जाए, और 4-5 लोगों का उनके साथ पूरा होता। 1-2 लोग अपनी महत्वाकांक्षा में शायद उनको कुछ हो, और फिर भाजपा ने पूरी शक्ति लगाई, धन शक्ति लगाई, अपार धन शक्ति लगाई, और आप देख रहे हैं क्या मैकेनिज्म है। उस समय ये पहले इतने इस लेवल का दल बदल था, लेकिन अब हम उनके दल बदल के मैकेनिज्म को समझ गए। उन्होंने ऐसे लोगों को छांटा जिन पर भ्रष्टाचार के दूसरी चीज़ों के आरोप थे, या जो कुछ संदेह के घेरे में थे, उन लोगों के ऊपर क्या दबाव बनाया कि कुछ लोग जिन पर हमको विश्वास नहीं था कि वो जाएंगे,
और एक व्यक्ति तो आखिरी समय तक भी मेरे संपर्क में कौन थे? बताइए सर नाम अब तो। नहीं, थे, मैं उनके घर गया, उनके पिताजी से एक महाविद्यालय का मैंने शिलान्यास भी करवाया। एक जगह जा कर के उनका एक पेट आइटम था, सैनिक स्कूल जो है, उसको 10 करोड़ रुपए का आदेश भी जारी किए, घोषणा की, आदेश भी जारी किए। तो ये नाम तो बताइए। लेकिन उन लोगों ने अपने तरीके से, किस तरीके से एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि भाजपा हर मुमकिन ये चाहती थी कि ये गति टूटे और हमारे ऊपर हमने किसी तरीके से अपना बहुमत बचा लिया, सरकार बचा ली। लेकिन मुझे झटका लगा सबसे बड़ा, जो हमारा बजट था, जिस बजट में हमने कई तरीके की कल्पनाओं के, कई तरीके की सोचों की शुरुआत की थी, जो आज उत्तराखंड के लिए भी बड़ा भारी पड़ रहा है। यदि मैंने वो शुरुआतें सब उस समय हमारे बजट के साथ हो गई होती, तो आज जिन बातों का समाधान निकालना उत्तराखंड के लिए कठिन हो रहा है, पलायन जैसे, दूसरी जैसे, अच्छा सर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, गैर शरण जैसी चीज़ें जो है, ये सब का समाधान जो है उस बजट में निहित था। तो 4 महीने हमारे बजट को लटका दिया गया। अब ये लगा लीजिए कि देश के इतिहास में उत्तराखंड की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने पहली बार पारित बजट के बाद जो है 4 महीने बाद फिर से बजट पारित किया। और आप जानते हैं 4 महीने बजट के लिए, एनुअल बजट के लिए बड़े क्रूशियल होते हैं। तो हमने जिन स्कीमों को क्रियान्वित किया वो 2016 का आखिरी तक थे, जब तक उनके जियो आदि निकले। तो हमारे बाद जो सरकार आई उसने उन योजनाओं को डंप कर दिया, नुकसान मुझको भी हुआ, मुझे तकलीफ अपने नुकसान की या कांग्रेस के नुकसान की कम है, उत्तराखंड को भी नुकसान हुआ, क्योंकि शायद हो सकता है दूसरी बार कुछ इस तरीके की कल्पनाओं वाला बजट न बने, इस तरीके की सोच वाला बजट न बने जो उत्तराखंडियत के चारों तरफ हो और जो उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान करता हो। लेकिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो लोग छोड़कर गए थे कांग्रेस की, कैबिनेट में कुछ बदलाव करने थे, आला कमान भी शायद सहमत था, प्रदेश के कुछ नेता भी सहमत थे, आप सहमत नहीं थे कैबिनेट में विजय बहुगुणा साहब के कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए। ये आरोप भी मैं एक व्यक्ति को एडजस्ट करना चाहता था। कौन थे वो? उसको मैंने 2 बार ऑफर भी कर दिया था और कह भी दिया था, सामने ग्रुप से भी कह दिया। कौन थे? श्री सुबोध उनियाल। अच्छा, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, सुबोध उनियाल। विजय बहुगुणा जी कहते थे नहीं 2 करो। दूसरा कौन थे? दूसरे जसपुर के विधायक थे, सिंघल साहब, और वो हमेशा 2 कहते थे। मैं उनसे कहता था भाई करना है दूसरा जब तो तुम नवप्रभा जी को कहो। हाँ। वो भी तकरीबन बीच में खड़े थे, लेकिन वो मानने को हर बार जो है, जब मैं समझता था कि आज गवर्नर से कह दूं और इनका शपथ ग्रहण करवा दूं, तो वो फट से कहते थे नहीं 2 करने हैं। तो मैं कहते थे भाई मेरा समाधान करना है तो 2 करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ सर, वो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक जिसको कहते हैं थ्रेटनिंग वॉइस में कहते थे कि यदि करना है तो दूसरा। और आपको थ्रेटनिंग वॉइस पसंद नहीं थी? नहीं, वॉइस तो पसंद, देखो आप जब पद में होते हैं तो आपको बहुत सारी वॉइसें सुननी पड़ती हैं, और मैं उस वॉइस को जो है म्यूजिकल वॉइस में बदलना चाहता था, लेकिन दिक्कत यह है कि उससे कई और तरीके के असंतुलन पैदा हो रहे थे। और कौन कौन से थ्रेटनिंग वॉइस देते थे? कोई और नेता भी होंगे जो थ्रेटनिंग वॉइस देते थे? नहीं, और नहीं, जैसे सतपाल महाराज जी हैं, उनको ये लगा कि अब उनको लोग कहते थे अब तो हरीश रावत जो है आगे भी सत्र में भी जीतेगा, यही बनेगा मुख्यमंत्री, 22 में भी आप कहाँ खड़े हो गए। वो बेचारे चुपके से जो है बीजेपी में चले गए, और आप भी अंगूर खट्टे ही हैं उनके लिए जो है, ऐसे लोग हैं। अच्छा सर, फिर एक सवाल इसी के साथ जुड़ जाता है। सतपाल महाराज जी आपसे नाराज हुए, विजय बहुगुणा जी आपसे नाराज हुए, किशोर उपाध्याय जी आपसे नाराज हुए, मतलब पूरा का पूरा एक टीम नाराज हुई। फिर आपके सबसे करीबी थे रणजीत रावत साहब, वो भी नाराज हो गए। आप उनकी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आपने दावेदारी पेश कर दी। ऐसा ही आप ही से क्यों सारे लोग नाराज हो गए कांग्रेस से? ये सहयोग होता है, कुछ होंगी हम में कमियाँ,
कुछ कमियां होंगी, मैं उसको दूसरे पर थोपूं वो तो ठीक नहीं है, और लेकिन उनका भला हो, उनका भला हो, यदि वो खुश है। कभी आपने सोचा कि अगर आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाते, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उनको पटा लेते, तो ये सब आपके साथ होते एक मजबूत? एक बात बताइए, जिनको ये जिन लोगों के, जिन महानुभावों के नाम लिए, उनको इस लेवल तक उनके आने में मेरा सहयोग था ना, मेरा साथ था ना। आपके चेले चपाटे थे मतलब? ये एक साथ था ना। हाँ। एक लेवल पर आने के बाद बजाय साथ देने के, यदि आप छोड़ करके भाग रहे हैं, तो अब या तो मुझ में कुछ कमियां हैं या उनमें कमियां हैं। बल्कि एक सज्जन तो तब छोड़ करके भाग गए जब मैं अपने सबसे बुरे समय में था। 2017 में जब पार्टी हार गई और बुरी तरीके से मैं भी 2 जगह पराजित हो गया, तो आम धारणा लोगों में ये थी, कि अब तो हरीश रावत जो है राजनीति में गया, खत्म, समाप्त, चैप्टर बंद हरीश रावत का। ये अलग बात है कि संयोग ने फिर चैप्टर खोल दिया, तो हो सकता है उनको अपने निर्णय पर कुछ रिग्रेट भी हुआ हो। किन की बात कर रहे हैं आप? लेकिन इशारों में मत कीजिए सर, बताइए। लेकिन आप क्या रणजीत रावत जी की बात कर रहे हैं? लेकिन जिस समय ये था, तो उस समय उन लोगों ने समय के अनुसार जैसा लेते हैं, जो आजकल का राजनीति का रिवाज है, राजनीतिक समझ है, उस समझ के हिसाब से उन्होंने ठीक ही किया होगा। नहीं, ये बात आप, मैं उनकी समझ पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पर ला करके मैंने उनको खड़ा कर दिया था, वो भविष्य की संभावनाएं बन गए थे। और नाम तो बताइए सर, किसके बारे में कह रहे हैं आप? हमें अंदाजा नहीं लग रहा। नाम आपने लिए, मैं उन्हीं नामों को कह रहा हूँ। सभी को और कह रहे यदि हैं। वो कल भविष्य की संभावनाएं बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने थोड़ी देर पहले, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। आपने थोड़ी देर पहले प्रतिद्वंदिता की बात करी थी कि कई लोगों को ये लगने लगा था कि आपको लगने लगा था कि वो प्रतिद्वंदी हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हों। ऐसे कौन से लोग थे? देखिए, ये स्वाभाविक है। पार्टी के भीतर चर्चा हुई कभी? ऐसी सोच को दोष नहीं देता। ये कई लोग हैं, जिन लोगों को, जो लोग, अब कई लोगों ने तो हमारे साथ राजनीति शुरू की, हमसे भी एक आध कदम पहले वो महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए थे। हीरा सिंह बिस्सी हमसे पहले उनको लोकसभा का टिकट मिल गया था, मुझे 80 में मिला, उनको 77 में मिल गया था। तो निश्चित तौर पर आदमी के मन में एक आकांक्षा रहती है कि मैं क्यों नहीं। तो ये प्रतिद्वंदिता, ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर जीत रहे हैं, लोगों का समर्थन ले रहे हैं, और अच्छे मंत्री रहे हैं, अच्छे लोगों के उनके प्रशंसक हैं। तो वो पार्टी की शक्ति तो है, लेकिन उनके मन में भी आकांक्षाएं हो सकती हैं। उनकी आकांक्षाएं स्वाभाविक हैं। तो ये बात आप प्रीतम सिंह जी के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जो भी लोग आकांक्षी थे, और उनकी आकांक्षाएं बिल्कुल स्वाभाविक थी। लेकिन क्या है कि उन आकांक्षाओं का समाधान जो है वो मेरे हाथ में नहीं था। मेरे हाथ में नहीं था, समय के हाथ में था। और यदि वो समय की प्रतीक्षा करते उनमें से कुछ लोग, तो 2017 में मुझे अवसर मिल जाता, मान लिया, तो 2000 कांग्रेस के अंदर कितने समय तक देते हैं? कांग्रेस तो बदलती रहती है। कोई भाजपा की तरीके से हम किसी को शिवराज सिंह या वो थोड़ी बनाते हैं। कांग्रेस तो जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्यकाल, तो एक कार्यकाल में बदलाव होता, कुछ हो सकता है एक आध व्यक्ति को अवसर 2017 में मिल जाता, सत्र के उस 17 से 22 के बीच में मिल जाता, और 2022 में आज कांग्रेस का नेतृत्व कुछ दूसरे ही लोग कर रहे होते, जिनके मन में एक आकांक्षाएं थी। वो लोगों में से कोई व्यक्ति नेतृत्व कर रहा होता आज पार्टी का। लेकिन दिक्कत यह है कि समय की प्रतीक्षा नहीं करी इन्होंने। हाँ, मैंने समय की प्रतीक्षा की। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, नारायण जी के समय में, मैं किसी भी समय में ऐसी स्थिति में था कि भाजपा के साथ मिल करके सरकार बना लेता। इवन भाजपा टूटने के लिए तैयार थी,
मैं सरकार बना लेता, लेकिन मैंने समय की प्रतीक्षा की। मैंने 2000 बात चली थी उस समय आपकी? मैंने 2022 में समय की प्रतीक्षा की। नहीं सर, नहीं, भाजपा की तरफ से ऑफर था। प्रमोद महाजन तो मेरे घर आए थे, वो तो दुनिया ने देखा, वो मेरे घर आए पूरे लावलस सामान के साथ, लेकिन हमने कहा भाई हम सब सोच सकते हैं, कांग्रेस से बाहर नहीं सोचते, और कोई बात नहीं, निर्णय है। कौन कौन लोग टूटने को तैयार थे आपके साथ, मतलब कौन कौन आने को तैयार था बीजेपी से? मैं अब उनमें से कुछ लोग आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उनके विश्वस्त भाजपा ही हैं, तो मैं नाम बताइए सर। भाजपा से अलग, और प्रमोद महाजन तो कांग्रेस न भाजपा के लोगों को, पूरी भाजपा को लेकर के समर्थन देने को तैयार, मतलब कांग्रेस को तोड़ना था। लेकिन नहीं, मुझको तोड़ना था। कांग्रेस, हाँ। मेरे साथ कांग्रेस को तोड़ना था। और भाजपा से अलग से भी कहाँ पर हुई थी सर ये मीटिंग? कुछ लोगों के अलग से भी सिग्नल थे, उनको लगता था कि जो है आए हमको ठीक ठाक वो हो तो हम सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि लोगों को लगता था कि आप भाजपा में हमारा भविष्य नहीं बन पाएगा या, लेकिन स्थितियां यह आई कि भाजपा 2007 में सत्ता में आ गई। नारायण दत्त जी ने वर्चुअली जो हमारे जर्नल थे उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने बिल्कुल तटस्थता एकदम अपना ली, और उसका परिणाम ये रहा कि ठीक लड़ाई के मौके पर हम जर्नल विहीन हो गए। तो लेकिन उसके बावजूद जो है 2007 में अच्छी टक्कर दी कांग्रेस ने, और उसका फल हमको 2012 में मिला, और 2012 में भी हमारे सामने यही स्थितियाँ थी, लेकिन मैंने धैर्य रखा। तो मुझको 2014 में भले ही जूठे पत्तल में बैठना पड़ा, लेकिन जो है अवसर मिला। सर एक सवाल आपने, जो मैं इसको बाद में पूछता, आपने जिक्र कर दिया तो मैं पूछ रहा हूँ। 2002 में सब जानते हैं आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और उस समय शायद आप टिकट बांटे होंगे आपने, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2022 में तो टिकट बंटवारे में शायद आपका रोल बहुत सीमित हो गया था, आपको मौका नहीं दिया। एनडी तिवारी साहब की एंट्री हो जाती है, और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है, वो प्रकरण सबके सामने आ चुका है। अगर आप उसको आपके मुंह से हम सुन लें, अपने दर्शकों को हम बता पाएँ कि वो क्या था, कि तिवारी साहब की एंट्री कैसे हो गई जब आपको कमिट कर दिया गया था कि आप सीएम पद के लिए तैयार रहिए। देखिए, मैंने गुलाम नबी साहब और एक और भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों की राय थी, तो मैंने नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, नारायण दत्त जी को बुलाया ही नहीं, काफ़ी गाजे बाजे के साथ और बड़े उससे उनका स्वागत किया। और उस दिन जो नारायण दत्त जी के आंखों में चमक थी, उस चमक से, और उन्होंने उसके बाद उत्तराखंड के मामलों में, संगठन के मामलों में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। कब की बात है ये? तो मैं ये कहूँ कि अचानक नारायण दत्त जी का अवतार हुआ, ऐसा नहीं था। और मगर उनका कद पार्टी के अंदर इतना महत्वपूर्ण था, इतना वो था, जब उन्होंने एक बार इच्छा जाहिर कर दी तो फिर पार्टी के लिए मना करना उनके लिए कठिन हो गया। और मैंने उसको बहुत ग्रेसफुली, जितना ग्रेसफुली हो सकता था, उन एक्सप्लोसिव परिस्थितियों में, वो एक्सप्लोसिव परिस्थिति थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो भावनात्मक झटका था, और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी भावनात्मक झटका था, क्योंकि वो एक प्रकार से उत्तराखंड को रिजेक्ट कर चुके थे। जब उनको AICC का मेंबर, PCC का मेंबर बनाने के लिए प्रस्ताव गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बरेली से बनना हूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं बनना हूँ, मेरे कद को जो है आप उत्तराखंड के अंदर छुटा कर देंगे। सीधे कहा। हाँ। तो वो बात लोगों को मालूम थी, इसलिए लोगों को वो भावनात्मक झटका था कि आपने बने बनाए खेत में या बनी बनाई खीर में आप चम्मच चलाने आ गए करके। लेकिन हमने उसके बावजूद भी स्थितियों को संभाला। पर आप, वो सवाल मेरा अभी भी है कि आपको क्या कह दिया गया था कि आप तैयारी कीजिए शपथ लेने की? किसने कहा था आपको? ये बातें कही नहीं जाती हैं, सिग्नल होते हैं। नहीं, ये बातें मैंने कहाँ कौन कहता है, किसने कहा, ये सब कहा नहीं जाता। जब मैं 2 प्रकरण बताना चाहता हूँ। एक राजनीति के अंदर होते हैं जो है शकुनी मामा होते हैं, तो एक शकुनी मामा यहाँ आ गए थे। कौन थे? नाम तो बताइए सर। किसी पोजीशन में आ गए थे। हाँ। वो निरंतर मेरे खिलाफ लीडरशिप को भरते रहते थे। तो
जब सोनिया जी का पहला चुनावी दौरा हुआ तो हम श्रीनगर जा रहे थे। ये 2002 की बात बता रहे हैं हाँ, मैं 2002 की बात। श्रीनगर में जो है सोनिया जी ने कहा हरीश बड़ी बुरी पोजीशन बता रहे हैं, कुछ संभालो, और कह रहे हैं कि कांग्रेस 16-17 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी, 15-16 सीटों से। और कुछ जगह जो है लोग कह रहे हैं कि तुमने गलत टिकट दे दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। मैंने कहा मैडम आप ये सब चीज़ें कहने का कोई वो नहीं है, लड़ाई का मैदान सज चुका है और आप हमारी जनरल हैं। आप, मैंने कहा मैं एक ही बात आपसे कह रहा हूँ, यदि 35 से 1 भी कम आ गया तो मुझे जो है आप निकाल दीजिएगा पार्टी से। चुप हो गए सब, सन न रहे। जब श्रीनगर पब्लिक मीटिंग में पहुंचे तो सोनिया जी भीड़ देख करके दंग रहे। जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो मैंने कहा सोनिया जी से, मैंने कहा अभी जहां आप जा रही हैं, जब वहाँ की भीड़ देखेंगे आप, तो मैंने कहा एक काम करिएगा, उसके बाद जो है मुझको आप जो है हेलीकॉप्टर से धक्का मार करके नीचे गिरा दीजिएगा क्योंकि मैंने कहा आपको लग जाएगा इसके बाद कि अब जो है आपके 40 से कम सीटें नहीं आ रही। और मैंने कहा ठीक ठाक तरीके से हम लड़े, लोगों ने सैबोटाज नहीं किया, तो ये सीटें जो है 44-45 तक पहुंच सकती हैं। मामूली, मैंने कहा 4-5 सीटों में मामूली का टसल है। तो चुप हो गई। जब दूसरी पब्लिक मीटिंग में पहुंची, जब तो वो तो और अभूतपूर्व नज़ारा था। कहाँ थी वो मीटिंग? बागेश्वर में। तो वहाँ तो छतों में, गाड़ियों में, खेत के मेड़ों में, नदी के इस पार, नदी के उस पार, सब जगह जो है वो था। तो मैंने वहीं उनको छोड़ के मैंने कहा मैं कपकोट जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में, और मैंने कहा ये लोग आज़ाद साहब हैं और हैं, छोड़ दें। तो सोनिया जी ने मुझसे इतना ही कहा, आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस। पर सीएम नहीं बनाया उन्होंने आपको? नहीं, वो मैंने कहा ना कि कुछ परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जब मतगणना में कुछ दिन थे, मैं गया था सोनिया से, मैं मिला। मैंने कहा मैडम आप बधाई, जीत रही हैं, आपकी 36 से लेकर 40 के बीच में सीटें आ रही। तो उन्होंने और तो नहीं कहा, इट इज योर टेक। अब इसका कुछ भी अर्थ लगाया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने मुझको, जब नारायण दत्त जी के नाम की घोषणा की, तो मैं आभारी हूं कि मुझे बुलाया। मुझे बुलाया। मेरे और मेरे नेता के बीच में उस समय क्या ट्रांसफायर हुआ, क्या बात हुई, उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने नाराज़गी तो जताई होगी आपने, जो गेस्चर दिखाया, जो भावना दिखाई, तो मैं उसको, वो मेरी पूंजी है। पर उन्होंने आपने नाराज़गी जताई अपनी नहीं जताई? मैं उसको हमेशा याद रखूँगा। मैंने कहा नेता और अनुयायी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, भक्त और भगवान के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। आप सोनिया जी भगवान हैं, आपने उनको भगवान बना दिया। हमारे मेरे, हम कहीं भी होते, कहीं भी हो सकता है, कभी राजनीति के अंदर संयोग होते हैं, कौन कहाँ होगा, लेकिन जो है मेरे दिल में उनके लिए व्यक्ति के तौर पर हमेशा एक बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान। पर सर एक चीज़, मतलब आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि सोनिया जी जितना सम्मान आपको देती थी, उतना सम्मान शायद राहुल गांधी जी आपको नहीं देते हैं। ऐसा है क्या? कुछ लगा आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं है, बल्कि ऐसा, मैं इसको मैं तर्कों के साथ बताता हूँ सर। 2002 में आपने टिकट बांटे, 2007 में भी आपने टिकट बांटे होंगे जब सोनिया जी का नेतृत्व रहा है, और 2022 के चुनाव में आप अपने टिकट के लिए भटक रहे थे कि मैं लाल कुआं से लड़ूं, किच्छा से लड़ूं, या रामनगर से लड़ूं। मतलब ये इस संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि उस समय आपकी चलती थी, बाद में आपकी चलनी नहीं। वो समय के साथ होता है, लेकिन ये तो राहुल गांधी थे जिन्होंने दम ठोक करके मुझको यहाँ मुख्यमंत्री बना करके भेजा, कहा वही संभाल सकते, ये उनका कॉन्फिडेंस था। और जब मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि
आप जो मेस क्रिएट हो गया है उससे बाहर निकाल करके लाएंगे और पार्टी को वहाँ पर हमको इस लायक बनाएंगे कि हम देश भर में कह सकें कि हमने केदारनाथ ट्रेजेडी को जो है बहुत ग्रेसफुली, बहुत उसके साथ बहुत एक्यूमेनशिप के साथ एड्रेस करने का काम किया। मैं उनके शब्द बता रहा हूँ आपको। और जब सोनिया जी के पास गया तो सोनिया जी ने कहा, हरीश तुम एक ही काम से तुम करना है हर हालत में, जो है रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का काम, बल्कि पुनर्वास पर ज़्यादा जोर था उनका कि कोई ऐसा न रह जाए आने के लिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी ट्रेजेडी है जिसके अंदर पुनर्वास का सवाल उठा ही नहीं। हमने लास्ट से लास्ट व्यक्ति को भी छुआ और उसको पुनर्वासित किया। अच्छा सर, उत्तराखंड बीजेपी से कभी कोई सहयोग मिला आपको? मतलब आज नहीं, 25-30 साल पहले भी कभी जब आप चुनाव लड़ रहे हो, किसी भी प्रकार का सहयोग, किसी ने मदद करी हो? लोग कहते हैं कि आपकी कोश्यारी साहब के साथ अच्छी मित्रता भी है, पड़ोसी भी आप हो गए यहाँ पर भी। भगतदा जो है देखिए, भगतदा खाटी के आरएसएस और खाटी के भाजपाई, और वो निरंतर व्यक्तिगत तौर पर हमारे संबंध बड़े प्रेम भाव हमारा रहा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने, वो हमेशा ये चाहते थे कांग्रेस हारे। वो हरीश रावत नहीं हो, कांग्रेस हारे चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने काम किया। बचे सिंह रावत जी, जब मुरली मनोहर जी और भगत सिंह जी ये लोग मुझको नहीं हरा पाए, तो जीवन शर्मा जी उन्हीं की खोज थे। ये लोग संयुक्त रूप से खोज करके लाए उनको। और जब इनको लगा कि यार ये भी नहीं चलेगा, तो एक चुनाव चल गया, तो दूसरे चुनाव में बचे सिंह जी को खोज करके लाए। तो ये वो खाटी के वो हैं। जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत का सवाल है, उसमें भगत सिंह जी और हम अलग अलग ध्रुवों पर खड़े रहे। एनडी तिवारी, लेकिन आप उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मार्गदर्शन मंडल में चले जाओ। ना उन्होंने सलाह दी है कि अब सक्रिय राजनीति छोड़ो। तो जिस दिन वो छोड़ेंगे, वो दोनों भाई जो है, उन्होंने तो छोड़ दिए, वो तो ऐसा कहते हैं उन्होंने छोड़ दी राजनीति। छोड़ दिया, अभी तो मुझसे ज़्यादा सक्रिय हो। जिस दिन वास्तविक रूप से जो है वो घर बैठ जाएंगे और तटस्थ हो जाएंगे, तो उस दिन मैं भी उनके साथ जो है मूंगफली खाने के लिए, या जो है वो काले भट्ट जो है ना भट्ट भून करके वो भट्ट खाने के लिए जाऊंगा। कहीं आसपास ही रहते हैं कोश्यारी साहब? जी, मैं यहीं पे, पड़ोसी हैं आपके? इसीलिए मैं उनके पड़ोस में आ गया। आप सारे के सारे लोग आसपास ही हैं, आप भी यहीं हैं, त्रिवेंद्र जी भी यहीं हैं, उनके पड़ोस में आ गया। त्रिवेंद्र सिंह जी से तो मैं कहने आया हूँ कि आपके पास अभी उम्र का बड़ा लंबा सोपान है, आपके अनुभव का फायदा मिलना चाहिए राज्य को। हरक सिंह रावत जी को भी कोई सलाह देंगे? वो सलाह से ऊपर है। क्यों मानते नहीं हैं? वो सलाह से ऊपर है। हाँ। अच्छा सर, एक मेरा आखिरी सेगमेंट में हूँ मैं। एनडी तिवारी साहब की जब सरकार थी, मैं जो है साधक को सलाह देता हूँ। मैं जो उपभोक्ता है, क्या कहते हैं, भोग करने वाला है, मैं भोग वालों को नहीं देता, मैं साधना वालों को देता। एनडी तिवारी साहब की जब सरकार थी, आप प्रदेश अध्यक्ष थे और राज्यसभा सांसद थे, तो लोग कहते थे कि सत्ता के दो ध्रुव हैं और एक बड़ा ध्रुव जो है, बड़ा केंद्र सत्ता का आपके पास है, आपके ज़्यादा विधायक हैं। क्या कहेंगे? उस समय पार्टी तोड़ने की भी बात हुई, आपने उस समय मना किया। तो कभी दिल्ली में भी एक बार 2004 में भी लगभग तय हो गया था कि आपकी ताजपोशी होगी, लेकिन फिर वो रुक गया। तिवारी जी के आंसू बहुत ताकत रखते थे और उनके आंसू 2007 में भी हमको बहा ले गए, क्योंकि जिस समय हम घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो तिवारी जी, आप लोग मुझे कह रहे थे अलविदा दोस्तों, अलविदा अलविदा। और जब हम चुनाव प्रचार में लड़ रहे थे तो उस समय वो अपने घर को खाली कर रहे थे और उसके विजुअल जो है सारे, बिल्कुल मैंने भी करा था वो कवर, वो इंटरव्यू मैंने किया था उनका, उनमें डालने के काम कर रहे थे। हाँ। जब लोग जबरदस्ती उनको उनके चुनाव क्षेत्र रामनगर में चुनाव लड़ने ले गए, जिस व्यक्ति ने उनके लिए सीट खाली की, उसके लिए उन्होंने वोट मांगा ही नहीं। हाँ। कहा जो उचित समझे। जी। और 2012 में क्या हुआ ऐसा? 2012 में भी आपने खूब प्रचार किया, फिर विजय बहुगुणा की एंट्री हो गई। हमारे दोनों साथी
जो CLP और PCC प्रेसिडेंट थे वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में कठिन दौर में गुजर रहे थे, तो पार्टी ने मुझसे हेलीकॉप्टर दिया, मैं घूमता रहा, प्रचार करता रहा। मैंने जो भूमिका मुझसे अपेक्षा की गई मैंने वो भूमिका निभाई। लेकिन 2012 में मैं समझता हूँ कि पार्टी से ज़्यादा जो उस समय निर्दलीय लोग थे या दूसरी पार्टी के लोग थे, हर किसी के मन में ये था कि ये हरीश रावत था जो मेरे चुनाव प्रचार में विरोध करने आया और मुझको हराने के लिए करीब करीब, जैसे भगवानपुर में सुरेंद्र राकेश थे, उनको ये माना जा रहा था कि वो अजय है, लेकिन हमने करीब करीब उनको धकेल दिया था किनारे। मंत्री प्रसाद नैथानी जी के वहाँ हम जो है इनका कैंपेन उठ नहीं पा रहा था, सुरवीर सिंह सजवान जी का, मैंने पद यात्राएँ तक की, मैं वहाँ गया उनके चुनाव अभियान में। उनके दिनेश धने जी को ये था कि मैं सारी ताकत किशोर उपाध्याय जी के साथ लगा देता हूँ, और मैंने उनको पुराना साथी समझा ही नहीं। तो इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से सेंट्रल लीडरशिप से कहा कि भाई यदि मानना है तो माइनस हरीश रावत। और वक्त को ताड़ करके इंडिया बुल के लोग, दूसरे लोग, कई आर्टिस्ट थे, कई कलाकार थे, सब ने अपनी अपनी भूमिकाएं अदा की। इंडिया बुल्स का मतलब क्या समझे हम? आप धन, बल, पैसा? आप कुछ भी समझे नहीं, इसका तो ये मतलब है कि उन्होंने कांग्रेस के जो आला कमान है उनको धन बल का प्रलोभन दिया। मेरा ये नहीं, यही मतलब निकलता है धन बल का। तो धन बल कहीं भी काम कर सकता है, विरोध करवाने में भी काम कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन ये चर्चा में कौन थे इंडिया बुल्स के लोग? कौन थे इंडिया बुल? और इंडिया बुल के जो असली आका हैं, तो आप बताइए कौन लोग थे इंडिया बुल वाले? तो बताइए। उस समय चर्चा में थे इंडिया बुल्स वाले लोग थे कौन, ये तो बताइए। और चर्चा में थे सब। सर इतना खुल के बात हो गई, बता दीजिए इंडिया बुल्स वाले लोग कौन थे? मैंने कहा ना उस समय चीज़ें चर्चा में थी। आज भी लोगों को मालूम है, बहुत सारे तथ्य मालूम है। इंडिया बुल्स संभवतः विजय बहुगुणा और उनके परिवार के लोगों के पास था। मैं क्यों आप मेरा मुंह वो करना? अच्छा, मैंने बोल दिया विजय बहुगुणा, आप यस और नो तो बोल दीजिए। उनसे भी आगे लोग होंगे, और भी लोग होंगे, कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी होंगी। बता दीजिए, मतलब मैंने कहा कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी होंगी। चलिए, कुछ और बात सर कहना चाहेंगे इलेक्शन टाइम पर? आपने बता दिया कि हरिद्वार एक सीट है जहां पर आपकी सक्रियता है, लेकिन क्या आपको टिकट मांगना पड़ेगा या पार्टी ने आपको टिकट दे दिया है, अब आप प्रचार करेंगे? पार्टी में एक प्रक्रिया है टिकट देने की और टिकट वो करने की, तो उस प्रक्रिया का हिस्सा तो सबको बनना पड़ेगा। नहीं, हिस्सा तो औपचारिक रूप से बनना है या संघर्ष करना है? जैसे 2022 में आपको संघर्ष करना पड़ा टिकट के लिए, ऐसा ही संघर्ष करना है या आसान है? अब मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। यदि पार्टी उपयोगिता समझेगी, कहेगी, तो मैं हाजिर हूँ। बीजेपी को मैंने अब चतुर्भुज नेतृत्व को सारा दायित्व सौंप दिया है। चतुर्भुज नेतृत्व, ये क्या नेतृत्व है, जरा बताइए सर। श्री प्रीतम सिंह, श्री गणेश गोदियाल, श्री यशपाल आर्या, श्री करण मेहरा, ये चतुर्भुज नेतृत्व है। ये चतुर्भुज नेतृत्व है। ये चारों एक साथ हैं? ये या इनके भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है? संभालेंगे, ये लेकर के चलेंगे, हर दिशा को ये साधेंगे और ये लेकर के चलेंगे। और मैंने अब अपनी भूमिका जो है बकअप कहने वाली, हुर्रे कहने वाली की बना ली है। तो यदि पार्टी समझेगी कि हरीश रावत से हुर्रे कहलवाना है, बकअप कहलवाना है, तो मेरा उपयोग कर लेंगे। नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, पार्टी ने बहुत दिया है, उसी में आनंदित रहेंगे, उसमें आनंदित रहेंगे। यदि पार्टी ये समझेगी कि इनके बच्चों की ज़रूरत है, तो उनको किसी को रास्ते पर लगाएगी, लड़कों को किसी को लगाएगी, तो वो सेवा ट्रेन करके मैंने रखा है। बेटी को आपने एडजस्ट भी कर दिया है, जीत भी गई। ट्रेन करके मैंने रखा है, जिसको उपयुक्त समझेंगे करेंगे। अच्छा सर, दोनों बच्चे तैयार हैं लड़ने के लिए? तो आज कानपुर में जाकर के किसी से पूछ लीजिए, लोग कहते हैं यदि वीरेंद्र लड़े होते तो जो है वीरेंद्र जीते।
और आनंद? बड़े अच्छे बहुमत से जीते। आनंद? देखिए, आनंद ने राज्य भर में बहुत काम किया, उसने युवाओं को बहुत जोड़ा पार्टी के साथ, और उसका वो सामाजिक सरोकारों के लिए लड़ता है, बहुत वो करता है। और ये मेरी गलती रही जो आपने कहा कि मैं कुछ ऐसी परंपरागत सीटें, अब वो जहाँ काम करता है वहाँ या तो कोई मेरा पुराना साथी रहता है, वो अब वहाँ मुझको दोनों में से चुनाव करना पड़ता है तो पुराने साथियों में से करना पड़ता है। अच्छा, और कई जगह पार्टी के चुनाव के लिए, इस बार 2017 में था, उसने जसपुर में बहुत काम किया था लोगों के बीच में, तो स्वाभाविक रूप से वो दावेदार हो सकता था। लेकिन वहाँ मैं इलेक्टोरल कारणों से एक दूसरे व्यक्ति को ले आया, तो मैं ही लाया, और बल्कि उनको टिकट को लेकर के बड़ा भारी विरोध था पार्टी के शीर्ष स्तर पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे बयान कुछ दिए थे कभी, जो है जवान आदमी की फिसल जाती है, जो कांग्रेस के अंदर स्वीकार्य नहीं होते हैं, और अल्पसंख्यकों को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर के। लेकिन मैं डटा रहा, मैंने अपने नेता को नहीं। और 2002 में मैंने गलती ये की कि यूकेडी को आत्मसात करने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हमारे साथ राज्य आंदोलन की ताकतें हैं, जो मेरी घर की सीट थी रानीखेत विज्ञासेन की, वो मैंने जो है प्रताप सिंह बिष्ट जी को कांग्रेस में ला करके उनको एमएलए बना करके दे दी। तो अब उस जिस कालखंड में मेरे हाथ में थी, उस समय कांग्रेस बनाने की बात थी। पर एक आरोप बीजेपी लगाती है कांग्रेस पर, खास तौर पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का। आप पर भी फिर आरोप लगेंगे, आपको भी टारगेट करेगी बीजेपी अगर आप परिवारवाद की बात करेंगे। बेटी आपकी विधायक है, बेटों को अगर आप टिकट की मांग करेंगे। बिना परिवार के सहयोग के कोई भाजपा वाला जीत सकता है। मोदी जी एक्सेप्शन है, बाकी तो हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। अमित शाह जी भी एक्सेप्शन नहीं है। तो राजनीति के अंदर परिवार का सहयोग चाहिए होता है, और तो परिवार का सहयोग के बिना आप जो है, आज की पॉलिटिक्स बहुत डिमांडिंग पॉलिटिक्स है, कंस्ट्रेंट बहुत है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे फ्रंट हैं इस राजनीति में, तो उनको मैनेज नहीं कर सकते आप। एक तो शादी ब्याह का ही इतना बड़ा, आज तो लोग हमको लड़की के नामकरण तो छोड़ो, बच्चे के मुंडन तक का निमंत्रण देते हैं। आप न जाइए तो आप अच्छे समाजसेवी नहीं हैं, तो आपको रामलीला में जाना पड़ता है, दुख सुख में जाना पड़ता है, सब यह है राजनीतिक जीवन का। तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को इंगेज करना पड़ता है, और आप लोग ये चाहते हैं नहीं ये आए या इसका अंश आए, प्रतिनिधि कोई ना कोई आना चाहिए। हाँ, परिवार का। तो अब वो प्रतिनिधि बनाते बनाते वो नेता बन जाते हैं, तो क्या करेंगे। चलिए सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरीश रावत साहब। आमतौर पर इतना खुलकर बोलने के लिए रावत जी जाने जाते नहीं हैं, बहुत सारी बातें मन में ही रखते हैं, लेकिन आज कुछ बातें बहुत विस्तार से कही हैं, कुछ बातें इशारों में कही हैं। मामला अब चुनाव तक आके सिमट गया है। अगले 2 महीने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार होगा। हरीश रावत साहब की इच्छा यह है कि वो हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ें। पार्टी का कितना सहयोग मिलेगा ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी को कितनी टक्कर कांग्रेस दे पाएगी और हरीश रावत व्यक्तिगत रूप से दे पाएंगे, ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इतना ही साथियों। अगले किसी दूसरे विस्तृत इंटरव्यू के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक मेरे को इजाज़त दीजिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल पर आए, आपने विस्तार से बातचीत की।